मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। बच्चों, दिल्ली सुल्तान के बारे में आपको हम बताए थे कि दिल्ली सुल्तान में जो है, दिल्ली का जो सुल्तान था यानी मध्यकाल में जो है लोधी वंश, बलबन वंश, इस तरह के जो डायनेस्टिक से बताए थे कि मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, तो इस तरह के जो है रजिया सुल्तान यानी मध्यकाल में, यानी मध्यकाल की जो स्टार्टिंग हम बताए थे पिछले भी वीडियो में, एक चीज हम वर्णन किए थे कि भारत का जो इतिहास वो 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो मध्यकाल में दिल्ली का जो सुल्तान था मुस्लिम, यानी भारत पर 3 तरह का जो है शासन व्यवस्था था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी ज्यादातर 3 तरह का शासन व्यवस्था ने शासन जो प्रणाली था, यानी भारत पर जो राज हुआ वो 3 तरह की व्यवस्थाएं जो है, सबसे पहले जेम्स बिशप ने इसको डिवाइड किया था। तो हिंदू का जो हिंदू जो शासक थे वह हिंदू शासक जैसे लोधी वंश, तो लोधी वंश जो है पृथ्वीराज चौहान, ये सब क्या थे? हिंदू शासक। लेकिन मध्यकाल से यानी फॉरेन जो है विदेशी जो डायनेस्टी था, यानी आक्रमण धीरे धीरे भारत पर होने लगा, यानी विदेशी से लोग अटैक जो है इंडिया पर करना मध्यकाल में ही स्टार्ट हो गया। तो मध्यकाल से सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो दो युद्ध जो हम बताए थे कि तराइन का युद्ध हुआ था, वह जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान तराइन का 2 जो युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी फर्स्ट जो बात हुआ उसमें युद्ध में वह आ गया, लेकिन दूसरा युद्ध में अपने भाई के कारण ही जो है मोहम्मद गोरी जो है जीत गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? हार गया। ये भी हम बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं कि मध्यकाल जब जैसे ही जो है दिल्ली का सुल्तान जब मोहम्मद गोरी बना तो उसका कोई संतान न होने के कारण वह बाजार से बिकता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है खरीद, इसलिए उसकी बहादुरी बड़ा एक्टिविटी देकर उसको खरीद लिया। लेकिन जो है खरीदने के बाद उसको अपना मोहम्मद गोरी जो है क्या बनाया? एक प्रधानमंत्री बना दिया और वह गुलाम था, जिसके कारण मध्यकाल में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन का जो शासन काल था, जो पीरियड था, ये बहुत कम था, 1206 से 1210 तक था। यह गुलाम वंश इसलिए था कि मोहम्मद गोरी का वह गुलाम था, बाजार से खरीदा हुआ है, इसलिए कि राजतंत्र की जो व्यवस्था था, राजा का ही जो पुत्र होता था उसका उत्तराधिकारी बन जाता। जितने भी विदेशी जो इंडियन जो पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल है, ज्यादातर कुछ लोग जो यहाँ आकर अपना इतिहास वर्चस्व के राज करने का उन लोगों का सोच था, लेकिन कुछ जो इतिहासकार बताते हैं कि विदेशी जो भी आया कुछ लूट खटोस करके ले गया। जैसे जो है आपको महमूद गजनवी के बारे में भी हम बताए थे कि महमूद गजनवी जो है कई बार इंडिया पर अटैक कर जो है यहाँ की बहुत ज्यादातर धन संपत्ति को लूट कर वह ले गया। महमूद गजनवी जो है भारत पर जो है 17 बार अटैक किया, 17 में यानी 1025 में वह सफल हो गया और सोमनाथ की जो मंदिर था उसका लूट खसोट करना ही एक सोच था, लेकिन यह जो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका लूटना एक सोच नहीं था। यहाँ रहना, यहाँ की शासन व्यवस्था को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, अपने शासन को वर्चस्व यानी अगले यानी जो भी जनपद था दूसरे राजा से युद्ध करना, अस्थायी रूप से टिकने का, रहने का उन लोग का सोच था। और एक हिस्टोरिकल भी प्लेस जो है उन लोगों ने बनाया, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ने बनाया, कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसको निर्माण किया, लेकिन कम ही दिन में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गया उसका अधूरे कार्य का पूरा इल्तुतमिश ने करा। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की जो शासन था, व्यवस्था था, वो समाप्त हो गया। यानी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का जो सुल्तान था वह इल्तुतमिश था।
इल्तुतमिश का बेटी जो है रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन महिलाओं का सुल्तान बनने के कारण भारत में बहुत जो है उसके अगेंस्ट में, विरोध में आवाज उठने लगा कि महिलाओं का जो है राजा बनना यह शोभा ठीक नहीं है। इस तरह की विद्रोह हिंदू और मुस्लिम के बीच में विद्रोह होने लगा। तो इस तरह से उसकी शासन कम ही, यानी 1236 से 1240 तक, इसलिए कि उसकी शासन व्यवस्था में इतना विद्रोह हो रहा था, यानी सभी धर्म के लोग उसके विद्रोह के कारण उसको कम ही दिनों में शासन को छोड़ देना पड़ा। दिल्ली के सुल्तान जो है दूसरे के हाथों में बलवंत चला गया। बलवंत के बाद लोधी वंश का आ गया। लोधी वंश है, इब्राहिम लोधी है। लोधी वंश की स्थापना जो है इब्राहिम लोधी ने किया था। बच्चों हम बताते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अब मध्यकाल से जो आरंभ हुआ वह मुस्लिम का ही शासन था। अब मुस्लिम ज्यादातर वह विदेश से आए, इसलिए हमने भारत पर जो गद्यराज करने का जो तरीका था वह 3 भाग हो गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मुस्लिम के बाद ब्रिटिश का शासन है, यानी मुगल वंश का जो अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर था, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, यानी 1707 में औरंगजेब की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और उसी समय जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटेन का जो था, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ यानी इंडिया में गवर्नर जनरल वो बनकर आया था। वह सबसे पहले कलकत्ता में आया था। बच्चों जितने तक हम बताएंगे, लेकिन आगे का हम बताते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है, बाबर भारत फरगना का निवासी था, एक छोटा सा राज्य का निवासी फरगना जो आज अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से उन लोगों का सोच था कि दिल्ली का हम सुल्तान बने, दिल्ली का राजा बने, यानी राजतंत्र में भी राजा एक दूसरे राजा से युद्ध कर करके जो है उसकी शासन व्यवस्था को छीन कर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करता था। और बाबर एक तुर्की भाषा है जो मुस्लिम शब्दों से जुड़ा, यानी मुस्लिम धर्म यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित है, जैसे तुर्की है, फारसी है और उर्दू, ये सब उन्हीं लोगों की भाषा। तुर्की भाषा का वह ज्ञाता था। बाबर सबसे पहले 1519 में इंडिया पर अटैक किया, दूसरा उसका जो है 1522 में अटैक किया, और लास्ट 1526 यानी 5 बार अटैक करने के 5वीं बार जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो मैदान था, जो आज वह मैदान हरियाणा में है, हरियाणा के पास जो पानीपत का मैदान है, उसी मैदान में इब्राहिम लोदी लास्ट यानी राजपूत शासक, इब्राहिम लोदी जो है लास्ट जो है हिंदुओं का शासन था। हिंदू की व्यवस्था शासन प्रणाली धीरे धीरे समाप्त की ओर था। उस तरह के राजा नहीं थे हिंदू में जो है, हिंदू में राजपूत शासकों में जैसे राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब राजपूत शासक। उसी तरह से इब्राहिम लोदी भी राजपूत शासक होने के साथ साथ योग्य कोई शासक दिल्ली का दिखाई हिंदुओं में नहीं दे रहा, जिसकी कमजोरी होने, कमजोर वीकनेस पॉइंट देखकर जो है आपसी फूट होने के कारण जो है अपने आप में योग्य शासक न होने के कारण विदेशी शासकों को यहाँ अटैक कर मुगल वंश की स्थापना किया। तो बच्चों मुगल वंश की स्थापना सबसे पहले बाबर ने की। बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का सुल्तान, और इस युद्ध में बाबर वह पहला विदेशी शासक था जो भारत पर तोप का प्रयोग किया। इसे तोप जो है एक लड़ाकू यंत्र है, मशीन है, जिसके कारण इब्राहिम लोदी के पास वैसा यंत्र नहीं था, जिसके कारण उसकी हार हो गया। और बाबर के पास 2 बहुत बड़े निशानबाज था, उस्ताद अली और अली खान, जो वह गुलेल चलाकर, एक निशानेबाज होता है जैसे गुलेल चलाने का भी प्रथा उन लोगों में था। गुलेल चलाने का मतलब है कि उस तरह का एक जो है यंत्र है, गुलेल चलाकर जो है राजा को किसी तरह से हतोत्साही करना, उसकी
लड़ने की जो तरीका है उसको जो है भ्रष्ट करना, नष्ट करना, जिसके कारण उस्ताद अली खान ने गुलेल चलाने के बाद उसकी आंख में, इब्राहिम लोदी को आंख में लगा, जैसे ही वह हाथ से गिर गया, यानी जो है वह धरती पर गिर गया। और इसी मौका की तलाश को देखते हुए बाबर ने मृत्यु कर दिया, यानी मृत्यु, यानी उसको जो अपने तलवार से जो है उसी पानीपत के मैदान में बाबर ने इसको मृत्यु कर दिया, यानी मृत्यु कर दिया। बाबर का दूसरा जो युद्ध है 1527 ईस्वी में राणा संगा के साथ, ये भी राजपूत शासक, इसलिए कि ज्यादातर जो है राजपूत ही राज करने का उन लोगों के पास जो है तरीका था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, उन लोगों के पास ज्यादा जो है एबिलिटी और योग्यता था। राजपूत शासक राणा संगा, जिसको जो है पानी खानवा का युद्ध कहते हैं, यह खानवा का युद्ध जो है राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ। यानी एक युद्ध में जीत होने के बाद बाबर की मनोबल था वो बढ़ा हुआ था। बाबर की सोच था कि जितने भी राजा हैं, यानी हिंदू शासक, सब पर हम अपना अधिकार क्या कर लें, जमा लें, वो पूरी तरह से भारत पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसकी सपना सच हुआ। राणा संगा, जिसको जो है राणा संगा के जो है शरीर में 100 घाव था, और 100 घाव से पीड़ित होने के बाद बाबर के साथ इतनी बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः राणा संगा को भी उसकी तुगलकमान नीति के कारण, एक लड़ने का जो नीति था, उस नीति के कारण राणा संगा की हार हो गई। और राणा संगा के हार के बाद चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, ये सब जो है 1526, 1527, 1528 और 1519 में ही जो है 4 युद्ध बाबर ने अपने जीवन काल में किया। और 1530 में बाबर की क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जिसको आराम बाग में, है ना, यहाँ से कवारकर जो है काबुल ले गया। बाबर की जो है मृत्यु होने के बाद उसकी शरीर को, अस्थि को कवारकर लोग जो है काबुल, जिसको आराम बाग में दफनाया गया। यानी मुस्लिम धर्म में जो है उसको जो मृत्यु होता है उसको दफनाने की प्रथा है, लेकिन हिंदुओं में जो है उसको हम लोग में जलाने की प्रथा है। इस तरह की प्रथा है। और उसके बाद जो है बाबर की 4 बेटा, जो मुगल वंश की स्थापना, बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था और बाबर स्वयं ही किया था। यानी राजा अपने शासन प्रणाली, राजतंत्र करने की व्यवस्था को अपने जो जीवनी में वह वर्णन करता था। जो आप इतिहासकार उसकी जीवनी को पढ़कर, उस किताब को पढ़कर हम उसके बारे में जानते हैं कि बाबर का कैसे आया, यहाँ कैसे वो राज करता था, यानी राजा राज करने का, प्रजा को किस तरह से उसकी खुशहाली था, प्रजा की व्यवस्था किस तरह का था, क्या क्या बाबर ने बनाया, इस तरह की अपने जीवनी में वह लिखवाता था। प्रत्येक राजा का यही कर्तव्य था। इसमें उसके में जो मंत्री होते थे, जो विद्वान होते थे, उसके दरबार में जो रहते थे, उसकी जीवनी के बारे में जरूर लिखते थे। जैसे अकबरनामा है, अबुल फजल ने जो है अकबर के बारे में लिखा कि अकबर की शासन यानी व्यवस्था क्या था, दीनदारी धर्म की स्थापना किया। तो इस तरह की जो है हर एक राजा में जो है, जैसे हम पिछले क्लास में बताए हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत शासक से, उसका भी एक दरबारी कवि था जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। दरबार में उसके चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज चौहान के ही नाम पर पृथ्वीराज रासो रखा और उस पर शीर्षक दिया पृथ्वीराज रासो। यानी पृथ्वीराज के बारे में वह जीवनी है कि पृथ्वीराज के परिवार कितने थे, पूरे उसकी कल्चरल क्या था, उसकी सभ्यता क्या था, कैसे उनके जीवन था, जीवन के तौर तरीका, सुल्तान जब बने तो कैसे बने, कितना युद्ध किए। यानी इस तरह की उन लोग अपने जीवनी में क्या करते थे, अपने राजा अपने जीवनी के बारे में लिखते थे कि आने वाला जो पीढ़ी है उसके बारे में जाने। हम उसके बारे में पढ़कर जानते हैं, हर आदमी उसकी जीवनी के बारे में जानते हैं कि बाबर जो है कैसे शासन किया,
हुमायूं कैसे शासन किया, किससे युद्ध किया, कब कब युद्ध किया, इतिहास यही बताता है। उसके बाद बाबर की जो 4 बेटा मृत्यु होने का 1530 में बाबर की जब मृत्यु हुआ तो उसकी 4 मृत्यु होने से पहले हुमायूं जो है से अपने बड़ा जो बेटा था हुमायूं था, हुमायूं से कहा था बेटा सभी भाइयों को बराबर हिस्सा लगा देना। लेकिन हुमायूं अपने पिता की आज्ञा को मानकर यानी बात को मानकर चारों भाइयों के बीच में जो शासन की जो व्यवस्था राजगद्दी था वे सभी को बांट दिया, बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया, जिसके कारण हुमायूं की सैनिक जो शक्ति था वो छिन्न हो गया। यानी एक साथ रहना और सैनिक को बट जाना, उसकी शक्ति छिन्न हो गया। यानी एकता एक प्रकार का क्या है, बल है, शक्ति हुमायूं को छिन्न हो गया। 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जो चौसा के टार पर जो है जो आज बक्सर के पास है, उसी युद्ध में जो है हुमायूं की हार हो गया और गंगा में कूदकर जो है भाग गया। और हुमायूं शेर शाह पीछा करते हुए वह दिल्ली तक पहुंच गया। यानी मुगल वंश की स्थापना के बाद बीच में एक हिंदू शासक शेर शाह की स्थापना, जिसको सूर्य वंश कहते हैं। शेर शाह ने अपने जो वंश के सब डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, इसको सूर्य वंश कहते हैं। जो उनकी शेर शाह की जो मकबरा सासाराम है, बिहार के सासाराम में उनकी मकबरा है। और शेर शाह एक बहुत वीर और लड़ाकू था। शेर शाह से उनका नाम शेर खान रखा गया, इसलिए रखा गया कि शेर शाह ने जो है एक तलवार से म्यान से जो है, म्यान जो तलवार रखने की जो उसका की होता है उसको म्यान कहते हैं, उस म्यान से निकाला और एक ही हाथ से शेर की धड़ को पलट कर दिया। उसी दिन से उसका नाम शेर शाह से शेर खान पड़ गया। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आपको हम बताएंगे।